इससे छोटी वैल्यू नहीं मेजर फिर उसके लिए कोई और इंस्ट्रूमेंट आएगा जो हम आगे उसको देखेंगे। इससे बारीकी में मेजर किया जाता है उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट नहीं करेगा, दूसरा इंस्ट्रूमेंट आएगा। तो यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा आएगा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। नेक्स्ट टाइम देखेंगे फिर दोनों कंपेयर करेंगे। तो पेपर में ना एक सवाल, वर्नियर कैलिपर जो है वो बारीक या छोटे ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशंस होती हैं उनकी जो जैसे कि इंटरनल डायमीटर बताया था, एक्सटर्नल डायमीटर बताया था, डेप्थ बताया था, इन चीज़ों को मेजर करता है जो बज़ाहिर हमें कैसे मेजर करनी होती है। बेटा यहाँ पर एक वर्ड आता है प्रिसिशन का, प्रिसिशन का वर्ड आता है, इसका मतलब होता है एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी का मतलब है बहुत ज़्यादा एहतियात और बारीकी के साथ, सफाई के साथ कोई चीज़ मेजरमेंट करनी हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। अब वर्नियर कैलिपर के बाद एक और इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये कहाँ इस्तेमाल होगा, जहाँ कुछ और छोटे ऑब्जेक्ट्स आ जाए, जैसे एक तार, एक वायर जो बहुत बारीक सा तार होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके हैंड फ्री का तार है, ये इसके लीड का तार है, आपको दिख रहा है बहुत बारीक तार है ना। आपको मालूम करना हो तार की मोटाई कितनी है, तार का गेज मालूम करना हो, गेज भी उसी को बोलते हैं, तार का गेज निकालना हो, किसी रॉड का गेज निकालना हो, ठीक है। आपकी जो पेंसिल जो आप ये इस्तेमाल करते हो उसका बोलो, उसका गेज बताओ, उसका डायमीटर बताओ। तो छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके जो डायमीटर्स वगैरह होते हैं, उनकी लेंथ वगैरह, सही है, उनको मालूम करने के लिए दुरुस्तगी के साथ, एक्यूरेसी के साथ, प्रिसिशन कहते हैं, प्रिसिशन के साथ, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये ना वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा सफाई से और बारीकी से और उससे ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकता है। यानी जहाँ यूँ समझ लो वर्नियर कैलिपर के लिमिट है, ये उससे और छोटे लेवल तक मेजर कर सकता है। तो दो किसी इंस्ट्रूमेंट की ऐसी वैल्यू जो उसकी लिमिट हो कि इससे छोटा वैल्यू ये मेजर नहीं करेगा, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। और आपको याद होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इससे छोटा होगा, इससे और कम होगा, क्योंकि वो इससे ज़्यादा बारीकी से मेजर कर सकता है। तो देखो, पहले आप स्क्रू गेज की डेफिनेशन नोट कर लेंगे, फिर उसका लीस्ट काउंट नोट कर लेंगे, फिर दोनों में कंपैरिजन समझेंगे कि कौन ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजरमेंट करता है। सवाल आएगा आपसे विच इज़ मोर एक्यूरेट, कौन ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब है कौन ज़्यादा अच्छे सफाई से क्लियरिटी के साथ मेजरमेंट करके देता है, सही है। तो ये हमें बताना होगा कौन ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, उसके लीस्ट काउंट को कंपेयर करके। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशंस। आप नाउ ये नोट किया, अब आप इसके बाद नोट कर लें, यहाँ मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ लीस्ट काउंट। क्या लीस्ट काउंट किस चीज़ का, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर या 0.001। देखो वर्नियर कैलिपर का क्या था, याद होगा 0. यहाँ लिख रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर का क्या था 0.1 मिलीमीटर। इसमें क्या फ़र्क है, इसमें पॉइंट के बाद एक ज़ीरो ज़्यादा है। अगर पॉइंट के बाद ज़ीरो जितने ज़्यादा होते हैं वो वैल्यू उतनी बारीक, उतनी छोटी और उतनी एक्यूरेट होती है। तो ये ज़्यादा बारीकी से मेजर हो रहा है, ये ज़्यादा बारीकी से हो रहा है स्क्रू गेज वाला। 0.01 मिलीमीटर छोटा है किससे, 0. है ना। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। तो जब यहाँ पे आपने याद किया था 0.01 सेंटीमीटर, तो जाहिर है यहाँ भी एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया, 0.00। यानी अगर ये 0.1 सेंटीमीटर है तो ये 0.001 सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर में भी ये उससे छोटा ही है। तो जब आप दोनों को डिफाइन करके दोनों की लीस्ट काउंट लिख लेंगे तो फिर आप एक कंपैरिजन बनाएंगे। कंपैरिजन में क्या बताएंगे, कौन किससे एक्यूरेट है बताएं। मैं यहाँ पे हेडिंग बनाता हूँ कंपैरिजन की।
अच्छा देखिए आप कैसे काम करेंगे। पहले तो आप डेफिनेशंस बनाएंगे। जैसे आप जब इसका सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने पहले हेडिंग किसकी बनाई, वर्नियर कैलिपर, है ये भाई। जब आप इसकी हेडिंग बनाएंगे तो इसमें इसके डेफिनेशन के साथ इसका क्या लिखेंगे, लीस्ट काउंट। डेफिनेशन के साथ ही क्या आ जाएगा इसका। अच्छा डेफिनेशन लिखी, लीस्ट काउंट को लिखेंगे कैसे, ऐसे लाइन में लिख देना क्या, इट्स लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। मैंने ऊपर जगह छोड़ी, किस चीज़ की, डेफिनेशन आएगी। फिर लाइन कौन सी आएगी, लीस्ट काउंट वाली, नहीं लीस्ट काउंट वाली। डेफिनेशन और लीस्ट काउंट एक हेडिंग में आ जाएगा, सही है। फिर अगली हेडिंग किसकी बनाएंगे, फिर अगली हेडिंग हमारी होगी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इसमें आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जो बुक में मार्क कराइए, सही है, कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल डायमेंशंस, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर आप इसका लिख लेंगे क्या, लीस्ट काउंट। सो इट्स लीस्ट काउंट LC इज 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अच्छा जब भी बना लेंगे, फिर आप एक हेडिंग बनाएं कंपैरिजन की, इनमें फ़र्क करेंगे, बताएंगे कौन किससे ज़्यादा एक्यूरेट है, सही। यहाँ तक इसको ऐसे नोट करना। फिर तीसरी हेडिंग क्या बनेगी भाई, तीसरी हेडिंग बनेगी कंपैरिजन की। कंपैरिजन, कौन ज़्यादा एक्यूरेट है बताओ, वर्नियर कैलिपर। तो जो ज़्यादा एक्यूरेट है उसका नाम मैं पहले लिखूंगा, क्या बोलूँगा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेट। क्या बोलूँगा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेट देन, किसके मुकाबले में, देन के बाद किसका नाम आएगा भाई बताओ, कासिम और तला, आप लोग भी देखो सुमाना। देन के बाद क्या नाम आएगा, वर्नियर कैलिपर। अच्छा लेकिन वजह भी तो बतानी है ना, तो लिखेंगे बिकॉज, क्यों, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, पूरा नाम ही लिखेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रो मीटर स्क्रू गेज इज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से कम है या ज़्यादा है बताओ, कम है। तो क्योंकि उससे कम है ना, ये और छोटी चीज़ों को बारीकी से मेजर कर सकता है। तो बिकॉज में क्या लिखूंगा, बिकॉज लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज लेस देन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, is less than least count of वर्नियर कैलिपर। ये पूरा एक जवाब आपको बनवा के लिखवाया है, इसको लिख लें, ठीक है। पहले दोनों की हेडिंगें हैं, फिर इनका कंपैरिजन है, ठीक है। सवाल आपको बता दीजिए, सवाल कैसे आएगा, सवाल आएगा कि जैसे डिफाइन वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज एंड विच वन इज़ मोर एक्यूरेट, कौन इनमें से ज़्यादा एक्यूरेट है। तो डेफिनेशंस बता देंगे, लिस्ट काउंट, और फिर कंपैरिजन कर देंगे। शॉर्ट सवाल है आपका ये, ठीक है, पहले इसको नोट कर लेना, ठीक है। हाँ इसको, हाँ जो रजिस्टर है उसमें नोट करो इस काम को, ठीक है। हम जो नेक्स्ट क्वांटिटी पे आ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, वो मास। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in a body is called quantity of matter contained in a body is called mass। देखो quantity of matter, आपको पता है मैटर वो चीज़ होती है जिसका वज़न हो और जगह घेरे, जिसका मास हो और वॉल्यूम हो, यही बात शुरू में बताई, जिसका मास हो और वॉल्यूम हो। तो इसका मतलब है जब
मास की बात आ गई तो मैटर की बात आ गई। मैटर कितना है तादाद में, मैटर की तादाद कितनी है, मैटर को गिनना है, मेजर करना है। तो मैटर को मेजर किस क्वांटिटी में कर रहे हैं, मास में। मैं कहूँ मास मालूम करो तो मास का मतलब होगा क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना सॉलिड, कितना लिक्विड या कितना गैस। तो उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड होगा, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑफ मास, स्टैंडर्ड ऑफ मास। तो वो स्टैंडर्ड ऑफ मास क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ मास। स्टैंडर्ड ऑफ मास क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने मास के लिए अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है, एक इंटरनेशनल यूनिट सेट किया है। पहली बात तो इंटरनेशनल यूनिट हमारा मास का क्या है, किलोग्राम। तो फिर हम उस किलोग्राम का एक स्टैंडर्ड बना लेंगे कि इतना मैटर है तो वो 1 किलोग्राम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ मास में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। तो फिर हमारा अगला सवाल है व्हाट इज किलोग्राम, व्हाट इज किलोग्राम। यानी स्टैंडर्ड ऑफ मास आपसे पूछे ना, अगर क्या पूछे, स्टैंडर्ड ऑफ मास का मतलब है आपसे क्या पूछ रहे हैं, किलोग्राम क्या है, किलोग्राम की डेफिनेशन क्या, किलोग्राम की, क्योंकि उसी को हमने अपना क्या बनाया है, स्टैंडर्ड बनाया है हमने, ठीक है। अच्छा देखो, जब आप कोई चीज़ तोलते हो तो आपको पता है एक बट्टा हमारे पास फिक्स होता है ना, किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का, वो स्टैंडर्ड है हमारा। लेकिन पूरे पाकिस्तान में हर जगह क्या 1 किलो का बट्टा अलग अलग होता है, या 5 किलो का जो बट्टा के पूरे मुल्क में हर शहर में अलग अलग होगा, वज़न में एक ही जैसा होगा ना, उठा के देखोगे वज़न में तो एक ही जैसा होगा। पूरे मुल्क में इतने सारे 1 किलो के बट्टे हैं, ये सारे ओरिजिनल होंगे, सारे ओरिजिनल होंगे। ये कॉपीज़ होती हैं, क्या होती हैं, ओरिजिनल तो कोई एक ही होता है, ओरिजिनल को मार्केट में देते ही नहीं है। एक ओरिजिनल जो बन जाता है ना, वो समझो म्यूज़ियम में रख दिया या छुपा के रख दिया, उसको देख के हम उसके बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं, उन कॉपीज़ को बोलते हैं रेप्लिका। क्या बोलते हैं, जिस तरह ये बुटीक की जो फील्ड है कपड़ों की, उसमें आप रेप्लिका का नाम सुनते हो, रेप्लिका, जिसको डमीज़ भी कहते हैं। जैसे एक डमी खड़ी है, डमी के ऊपर एक सूट लगा दिया, बोल रहे हैं रेप्लिका, मतलब ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी क्या है, ओरिजिनल की जो कॉपी है ना, वो क्या कहलाती है, रेप्लिका कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जितने स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो ओरिजिनल वाले नहीं हैं, वो क्या हैं, रेप्लिका है उनके, क्या है, रेप्लिका, रेप्लिका। और जो ओरिजिनल वाले हमारे पास कहीं रखे गए हैं, इसमें क्या लिख लेंगे इसको, पेरिस में है ये। जो कॉपीज़ हमारे पास आती हैं वो कौन है, रेप्लिका। अब इस तरह बहुत सारी किताबें अब छप गई, ये सारी तो ओरिजिनल नहीं होंगी ना, ये सारी रेप्लिकाज हैं। ओरिजिनल एक बनी जो कि असल में PDF फॉर्म में होगी, देखा जाए तो, जो कंप्यूटर में सेव होगी, ओरिजिनल वाली, उससे प्रिंट निकाले, या यूँ समझ लो जो पहला प्रिंट निकला, जो पहला प्रिंट निकलेगा वो ओरिजिनल होगा, फिर उससे जितनी कॉपीज़ करवाएंगे वो उसकी क्या होंगी, रेप्लिका होगी। अच्छा, फिर एक वर्ड और आता है प्रोटोटाइप। क्या वर्ड आता है, प्रोटोटाइप का मतलब है हमने एक डमी बना के रख दी, एक मुजस्समा बना के रख दिया, एक मुजस्समा बना के रख दिया, ठीक है, और उसकी फिर कॉपीज़ करके रेप्लिका बना के मार्केट में भेज रहे हैं। तो जो हमने ओरिजिनल वाला बना के कहीं रख दिया, सेव कर दिया, म्यूज़ियम में रख दिया, उस ओरिजिनल वाले को क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। क्या है वो, और उसकी कॉपीज़ क्या है, रेप्लिका। तो जो ओरिजिनल वाला स्टैंडर्ड हमने बना के रखा है ना, वो क्या है, प्रोटोटाइप, और उसकी कॉपीज़ कौन है, रेप्लिका। तो इसका मतलब है जो 1 किलो का बट्टा है ये रेप्लिका है, इसका अपना ओरिजिनल जो प्रोटोटाइप है वो दुनिया के किसी मुल्क के किसी शहर में कहीं संभाल के रखा हुआ है,
और वो क्या है, कहाँ रखा हुआ है, उसके बारे में हम ज़रा देखते हैं यहाँ पे। तो ज़रा आओ उसको पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ मास, देखो ये जो एक डेफिनेशन है आपके पास बॉक्स में, इसको ज़रा देखो, इसको समझो बेटा। उस पर आओ डेफिनेशन पे, पेज नंबर 12 पे क्या कह रहा है। द किलोग्राम इज़ अ सिलेंडर ऑफ स्पेशल मेटेलिक एलॉय। मेटेलिक एलॉय यानी यूँ समझ लो मेटल का बना हुआ, मेटल यानी धात का बना हुआ। कहाँ पे क्या चेंज लिखा हुआ है कि मैं पढ़ रहा हूँ। द किलोग्राम इज अ सिलेंडर ऑफ स्पेशल मेटेलिक ALLOY एलॉय है। अगर वहाँ गलत है तो उसको सही कर लो, हो सकता है ये मिस प्रिंट हो क्योंकि ये दूसरा एडिशन हो सकता है। क्या लिखा हुआ है? अबाउट नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। देखा ये मिस टाइप है, एलॉय है एलॉय। हाँ तो सही लिखा हुआ है तुम्हारे में, सही वाले क्यों परेशान हो रहे हैं। एलॉय, ठीक है, एलॉय है कवर्ड है, ठीक है। तो भाई देखो किलोग्राम इज़ अ सिलेंडर। सिलेंडर पता है ना, एक सिलेंड्रिकल शेप है, जैसे आपने गैस सिलेंडर देखा है तो एक हाइट उसकी, उसमें हाइट ज़्यादा होती है। सिलेंडर की पहचान ये कि वो हाइट वाइज ज़्यादा होता है और विड्थ वाइज एज़ कम्पेयर टू हाइट के मुकाबले में कम होता है, ठीक है। तो सिलेंडर शेप क्या है, ये एक क्या हो गया, सिलेंडर हो गया है। साइंसदानों ने एक सिलेंडर बनाया। सिलेंडर किस चीज़ का बनाया, मेटेलिक एलॉय का। अब मेटेलिक एलॉय, अच्छा एलॉय का वर्ड क्या, सुनो, दो अलग अलग किस्म के मेटल को, मेटल यानी धात, जैसे सोना चांदी, कॉपर सिल्वर, ये कॉपर सिल्वर क्या है, धात है। अगर आप कॉपर और सिल्वर को मिलाओ तो एक नया मेटल बनेगा, उसको एलॉय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यानी दो मेटल को मिलाते तो एलॉय बनता है, उसको बोलते हैं मेटेलिक एलॉय। अब यहाँ पे कौन सा मेटेलिक एलॉय इस्तेमाल किया है, उसको कहते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम और इरिडियम। ये दो अलग अलग कौन क्या है, मेटल है, नोट कर लेना, प्लेटिनम और इरिडियम। इनका मिक्सचर एक एलॉय बन गया। उस एलॉय का उन्होंने क्या बनाया, एक सिलेंडर। जिस तरह लोहे को पिघलाते हैं तो किसी भी शेप में ले आते हैं, फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे कोई भी लोहे की शेप बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा तलवार बनाते हैं, मुख्तलिफ धात के एलिमेंट्स बनाते हैं, लेकिन पहले उसके लिए लोहे को पिघलाते हैं, फिर जिस शेप में लाना चाहो उस शेप में ले आते हैं। तो हमने इस एलॉय का एक क्या बना लिया, सिलेंडर। इस सिलेंडर को बनाने में जितना हमने एलॉय इस्तेमाल किया, जितना एलॉय इस्तेमाल किया, उसको एक स्टैंडर्ड साइंटिस्ट ने बना दिया, बोल दिया कि ये जितना भी हमने एलॉय बनाया है प्लेटिनम इरिडियम का, ये कितना है, 1 किलोग्राम। कितना है, कितना है, यहाँ से शुरुआत हुई किसकी, 1 किलोग्राम की। तो अब कोई भी चीज़ जो इसके वज़न के बराबर होगी वो कितनी होगी, 1 किलो। जो इसके वज़न का डबल होगी वो कितनी होगी, यानी ये 1 किलोग्राम कहीं हमें पैदाइशी हमारे पास नहीं था, मतलब कहीं नहीं लिखा हुआ था, ये हमने खुद अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किया है। यूँ समझ लो दुनिया में आते हैं तो दुनिया में आने के बाद हमें अपने लिए बहुत सारी चीज़ें खुद बनानी पड़ती हैं ना, रहने के लिए घर बनाना पड़ता है, तो इसी तरह हमें अपने स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ते हैं। तो लिहाजा किलोग्राम क्या होता, अगर साइंसदान इसको किलोग्राम नहीं बोलते, इससे ज़्यादा वाले को बोलते, इससे, तो फिर आज 1 किलोग्राम ज़्यादा होता। तो जितना उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया, हमने उसी को अपना स्टैंडर्ड मान लिया, सही है। तो 1 किलोग्राम क्या है, साइंसदानों ने जो प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय का सिलेंडर बना के रख दिया, जिसका ओरिजिनल है, जिसको प्रोटोटाइप बोलेंगे, सही है। तो उसकी फिर कॉपीज़ करवा के, कॉपीज़ से मुराद ये, इसकी फ़ोटोकॉपी तो नहीं होगी ना, ये तो एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। फिर इसको देख के इसके जैसे और बहुत सारे बनाए, जो और बहुत सारे बनाए ना, वो क्या है, रेप्लिका। उन्हें दुनिया भर में भिजवा दिया, और दुनिया भर में भिजवा दिया, हर मुल्क में, हर शहर में। तो उनको हम फिर उनको देख के हम और बना लेते हैं, 1 से 2, 2 से 4। तो जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो रेप्लिका है, जो ओरिजिनल वाला है वो क्या है, वो है प्रोटोटाइप। तो लिहाजा इसको दोबारा पढ़ लो, कह रहे हैं कि द किलोग्राम इज द सिलेंडर ऑफ स्पेशल मेटेलिक एलॉय। और वो जो सिलेंडर है उसके बारे में कुछ बताया है। ख़ास बात वो ये है कि उसकी जो चौड़ाई है ना, मतलब ये जो मोटाई या चौड़ाई कह लो, वो कितनी है, वो है 39 मिलीमीटर, 39 मिलीमीटर और 39 मिलीमीटर वाइड बाय 39 मिलीमीटर टॉल। क्या मतलब, 39 मिलीमीटर ही उसकी विड्थ है और 39 मिलीमीटर ही उसकी
हाइट है। तो फिर ये ना थोड़ा सा स्क्वायर शेप में बनेगा। ये मैंने इसको थोड़ा सा लेंथ शेप में बना दिया। इसको थोड़ा यहाँ देखते हैं इस तरह से, जैसे कि स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर क्या होता है, इसकी तमाम साइड्स बराबर होती हैं। मान लो ये वाली साइड भी कितनी टोटल 39, और ये जो हाइट है ये भी कितनी है 39। लेकिन क्योंकि सिलेंडर शेप में है तो इसको मैं इस तरह से बना सकता हूँ कि ये एक सिलेंडर है, लेकिन इसकी जो टॉल यानी इसकी हाइट है वो भी कितनी है 39 मिलीमीटर, और इसकी जो विड्थ यानी चौड़ाई है वो भी कितनी है 39 मिलीमीटर। तो छोटे से साइज़ का एक क्या है ये सिलेंडर है। कौन से मटेरियल का बताओ, मेटेलिक एलॉय। अच्छा डेफिनेशन में ये बोला है, लेकिन आप डिटेल में उसको अपना नोट कर लो कि वो कौन सा मेटेलिक एलॉय है, प्लेटिनम और इरिडियम। ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा इसको यहाँ नोट कर लो, और ये चीज़ भी नोट कर लो कि ये जो सिलेंडर है ना ये कहाँ रखा हुआ है, ये है पेरिस में। कहाँ पे है? हाँ पेरिस में, मतलब एक यूँ समझ लो इंटरनेशनल ब्यूरो है वहाँ पे ना। क्या है? इंटरनेशनल ब्यूरो। इसको भी नोट कर लो, इंटरनेशनल ब्यूरो, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अब इसके बाद ज़रा आगे नोट करो कि फिज़िकल बैलेंस क्या होता है। तो इसमें कोई डिटेल नहीं है, बस डेफिनेशन नोट कर लो, समझ लो। ये एक नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है या एमसीक्यूज़ में। देखो क्या कह रहा है, फिजिकल बैलेंस। द फिजिकल बैलेंस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ मास। इट इज़ मोस्टली यूज इन लेबॉर्ट्री। फिजिकल बैलेंस का वर्ड सुनोगे तो फिजिकल बैलेंस क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बज़ाहिर आपको एक तराजू लग रहा है, इसको स्केल कहते हैं। एक मेजरिंग स्केल है जो क्या नापता है, मास को नापता है। लेकिन ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, घरों में नहीं, दुकानों में नहीं। कहाँ इस्तेमाल होता है, लैब में इस्तेमाल होता है। केमिस्ट्री लैब में और फिजिक्स लैब में जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ इस्तेमाल होता है। तो इसको इतना आप यहाँ नोट कर लें इसके बारे में। इसके बाद आगे नोट करें कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है। डिजिटल बैलेंस भी देखा है ना, आजकल दुकानों पे भी होता है डिजिटल बैलेंस, और जिम वगैरह में भी होता है। ये हम अपना जो वेट करते हैं वो डिजिटल वाले पे करते हैं ना, उसके ऊपर हम खड़े होते हैं तो हमारा वेट बता देता है वो इस तरह से। सुनाओ तो द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है, द डिजिटल मास मीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कन्फिगर्ड विथ इंटीग्रेटेड सर्किट एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ फोर्स। इसको ये सुना मार्क कर ले। और ये क्या है, देखो ये एक डिजिटल मास मीटर है। डिजिटल का मतलब समझ आता है कि आपको आंसर किस में बताएगा, डिजिट्स में बताएगा। जबकि जो डिजिटल नहीं होता, मैनुअली होता है, उसमें कोई डिजिट्स नहीं होते, कांटा लगा हुआ होता है, वो वैल्यू बता रहा होता है, उस पर नंबर हम खुद ही लिखते हैं। एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। जो घड़ी हम रिस्ट वॉच पहनते हैं नॉर्मली वो कौन सी होती है, एनालॉग होती है, उसमें एक नीडल होती है। और एक होती है डिजिटल वॉच जिसमें डिजिट्स चल रहे होते हैं ना। तो वो जो डिजिटल होती है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे बनती है, यानी उसमें सारा काम इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीस का होता है, यानी जिसका ताल्लुक कंप्यूटर से। सही। तो लिहाजा जब यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है कि इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कन्फिग्यूर्ड, बनाया गया है किसकी मदद से, विद द आईसी, यानी उसके अंदर क्या लगाई जाती है, हाँ भाई क्या लगती है उसमें, आईसी। आईसी एक चिप है जिसके अंदर सारी इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग वगैरह इस्तेमाल होती है उसको चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ फोर्स। अब वो हमें हमारा वजन कैसे बताता है, तो जब हम उस पर खड़े होते हैं तो हमारा उस पर वेट पड़ता है, और उसके अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट्स लगे होते हैं जो हमारे वज़न को बैलेंस करते हैं, हमारे वज़न को, हाँ। तो यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट लगता है, और उसकी मदद से वो डिजिटल बैलेंस हमें क्या बताता है, वज़न बता देता है। अच्छा एक चीज़ और, आम मार्केट में या आम लाइफ में हम वर्ड वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेट, और उसका यूनिट क्या ले रहे होते हैं, किलोग्राम। बोलते वेट है, यूनिट क्या ले रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में वो उसको वेट नहीं कहते, उसको मास बोलते हैं, लेकिन हम उसको एक वेट का नाम दे रहे हैं। तो अभी आप आगे जब चलेंगे तो आपको वेट का पता चलेगा कि वेट एक अलग टर्म है, सही है। तो लिहाजा आप जब फिज़िक्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये बात पता हो कि वेट का यूनिट केजी नहीं है, बल्कि मास का यूनिट क्या है, केजी है, सही है। चलो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मार्क कर लिया, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम पे नेक्स्ट टाइम आएंगे, बट फिलहाल इसको कंप्लीट करो। फिजिकल बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो गया, और स्टैंडर्ड ऑफ मास हो गया हमारे पास, ठीक है।
अच्छा, अब ये एक छोटी सी चीज़ और नोट कर लो, पेज नंबर 12 पे डू यू नो में क्या लिखा हुआ है, देखो ये कुछ कन्वर्जन है, इसको नोट करो, इसको समझ लो, कुछ कन्वर्जन है, बताइए। कह रहे हैं कि 1000 ग्राम बराबर किसके होगा, ये चीज़ें काम की होती हैं, इनको याद रखना है, ये चीज़ आज और नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट जो है वो टाइम के बारे में बात करेंगे। तो देखो भाई 1000 ग्राम, क्या बोला गया, 1000 ग्राम, आपको पता है ग्राम एसआई यूनिट नहीं होता, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में तो वो कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम। तो 1000 ग्राम का मतलब है 1 किलोग्राम। क्या मैं पूछूँ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो क्या बोलोगे 1000 ग्राम होते हैं। अगला 1 ग्राम, आपको पता है ग्राम से छोटा क्या होता है, सुनने सारे, किलोग्राम से छोटा ग्राम होता है, ग्राम से छोटा होता है मिलीग्राम, उससे छोटा कौन है, मिली। तो अब सुनो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, बिल्कुल वही रिलेशन जो कि 1000 का होगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि 1 ग्राम बराबर होता है किसके, 1000 mg, mg का मतलब है मिलीग्राम। जो हम टैबलेट्स खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, वो तो बहुत हल्की हल्की सी होती है ना, भारी तो नहीं होती ना, तो उनका वजन किस में होता है, mg में होता है, मिलीग्राम में, ठीक है। नाउ अब क्या है, 1 किलोग्राम में 1000 कितने मिलीग्राम, और 1 मिलियन यानी 6 जीरो लगे हुए, 6 जीरो पे गौर करो, कासिम बुक पे गौर करो, 6 जीरो देखो उसमें, 6 जीरो का क्या बताया था, मिलियन बनता है, 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। अब देखो 1 ग्राम बराबर है, 1 के आगे कितने ज़ीरो, 6 ज़ीरो, यानी आप इसको पढ़ सकते हो 1 मिलियन या 10 लाख NG। NG का मतलब होता है नैनोग्राम, क्या होता है, इसका मतलब है मिलीग्राम। क्या लिखा है, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये नैनो नहीं है, ये कौन सा है, इसको म्यू पढ़ते हैं, ये कहलाता है माइक्रोग्राम। क्या कहलाता है, देखो पहले कौन सा आया, ग्राम, ग्राम से छोटा मिलीग्राम से छोटा माइक्रोग्राम, मिलीग्राम से छोटा, और माइक्रोग्राम से छोटा होगा नैनोग्राम, सही है ना। तो देखो 1 ग्राम में 1 मिलियन माइक्रोग्राम, तो बताओ 1 ग्राम में नैनोग्राम कितने होंगे। अभी देखो आसान है, इधर देखो, ग्राम से मिलीग्राम में कितना था, 1000, तो ग्राम से माइक्रोग्राम में 3 जीरो और बढ़ा दिए, 1 मिलियन, तो ग्राम से नैनोग्राम में 3 जीरो और बढ़ा देंगे, मतलब 1000 का फर्क आ रहा है, तो कितने जीरो आएंगे, इसको बिलियन पढ़ेंगे फिर ये, कि अब ये मिलियन नहीं है, ये बिलियन है, बिलियन। तो 1 ग्राम 1 बिलियन नैनोग्राम, मतलब आप सिंपल बोलो 1 के आगे कितने, 9 जीरो। लेकिन ये तो याद करने के लिए, जब बोलेंगे ना तरीके से तो क्या बोलेंगे, 1 ग्राम इक्वल टू 1 बिलियन नैनोग्राम, 1 बिलियन नैनोग्राम और 1 मिलियन माइक्रोग्राम। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम 1 मिलियन माइक्रोग्राम, और 1 ग्राम 1 बिलियन नैनोग्राम। ये तीनों बातें याद रखना है सर। अब लास्ट वाला क्या दिया हुआ है कि 1 ग्राम में पाउंड कितने होते हैं, ये भी नोट कर लो कि 1 ग्राम में, यहाँ पे LB लिखा हुआ है ना, ये LB क्या होता है, LB किसकी पहचान है, LB इस्तेमाल होता है पाउंड के लिए, किसके लिए, मैंने आपको बताया था FPS सिस्टम, उसमें पाउंड किसके लिए होता है, फोर्स या वज़न के लिए, जैसा केक को पाउंड में लेते हैं, तो यहाँ पे हम बात मास की कर रहे हैं ना, यानी वज़न की, तो यहाँ पे ग्राम का कन्वर्जन पाउंड में भी होता है। तो 1 ग्राम कितने पाउंड के बराबर है, 0.002 LB। ये बज़ाहिर इतना इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन आपसे MCQs में पूछ सकता है ये। तो 1 ग्राम बराबर है 0.002 पाउंड के, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है, आपको याद रखनी है, ख़ास तौर से जो ऊपर वाली लिखी है इनको लाजमी याद रखना। मज़ीद इसकी और डिटेल भी है, वो हम बाद में जब इनके प्रीफिक्स पढ़ेंगे जब देखेंगे, ठीक है। इनको नोट कर लो, इनको समझ लेना, और जो अगली क्लास होगी उसमें फिर हम स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे। अब याद करना है, समझना पेपर के हवाले से, क्या वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज का सवाल हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ मास में मास की डेफिनेशन, किलोग्राम की डेफिनेशन, सही है, किलोग्राम की डेफिनेशन के बाद फिजिकल बैलेंस की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की डेफिनेशन है, सबकी डेफिनेशंस आ रही हैं, और ये वाला जो कन्वर्जन छोटी सी मैंने आपको बताई है, ये सब चीज़ आपके पास जो याद करने के हवाले से आ रही है, ठीक है। चलो।